हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए एनसीईआरटी शुरू करेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए आपके लिए। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। बिल्कुल सही बात है। जब हमें सपनों की चाहत रहती है, जब हम अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, तो क्या होता है, आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। ठीक है, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को डेली करते रहिए। लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी बाय बीनू मैम डेली क्लासेस में लेकर आ रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है आपका आरंभिक नगर, यानी कि इन द अर्लीस्ट सिटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पुराने भवन का संरक्षण। ठीक है, पुराने भवन का संरक्षण मतलब कि किस तरीके से पुराने भवन का संरक्षण करते हैं ये। जसपाल और हरप्रीत क्लास 6 के बच्चे हैं। वो क्या करते हैं, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर मतलब होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे शहर मतलब होते हैं, कस्बे होते हैं, या कुछ गांव होते हैं, वहाँ पे ना कुछ ऐसे घर बने होते हैं, वो बिल्कुल मतलब बंद होते हैं। ठीक है, तो उसको कुछ बच्चे क्या कहते हैं, भूता घर कहा करते हैं कि खुलते नहीं है वो। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें। तो इन्होंने क्या बात कर रहे हैं, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। ठीक है, एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। ठीक है, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। बिल्कुल, यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ये पुराना खंडर है, इतना लगाव क्यों हो सकता है इससे। ठीक है, चलिए हम ना इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम ही है आरंभिक नगर, यानी कि इन द अर्लीस्ट सिटीज। मतलब आरंभिक नगर कौन कौन से थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि हड़प्पा, हमारा नगरीय जीवन क्या था पहले। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखो, हड़प्पा की कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या था ना, एक पुरानी इमारत की कहानी क्या थी, इसमें हम देखते हैं कौन सी पुरानी इमारत की बात चल रही है। इसमें हड़प्पा की बात चल रही है। ठीक है, जो कि 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। है ना, पुरा स्थल का मतलब होता है पुराना स्थान। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। बिल्कुल, उस खंडर में क्या था ना, उस समय 150 साल पहले भी ईंटें मिली हैं। ठीक है, देखिए ईंटों का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, क्या ये ईंटें क्या थी, ये खंडर क्या था, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले आए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। भाई जब नष्ट हो गई, उनको नहीं पता था, उनको इस खंडर के बारे में नहीं पता था कि एक हड़प्पा स्थल है। उन्होंने क्या कहा कि पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ना, तो उन्हें ईंटों की जरूरत पड़ी, तो जब खंडर देखा तो वहां से ईंटें निकाल कर ले आए। ठीक है, अब जब ईंटें निकाल निकाल कर लेकर आए, तो वो जो इमारत थी ना, पूरी तरह बहुत सी इमारतें वहां थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। ठीक है, पुरातत्वविद, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुराने तत्वों की खोज करते हैं।
खोजते 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 वो स्थल की तरफ पहुंच गए, ठीक है। और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हड़प्पा क्या था? हड़प्पा उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से था, गांवों में से नहीं, पुराने शहरों में से था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, क्वेश्चंस बनता है कि सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी, हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो की? ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी नगर की वो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन बना है ये। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा स्थल की इमारतें कहा गया। बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, क्या कंफ्यूजन रहती है कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल की इमारतें हैं ये। देखिए, हड़प्पा स्थल की इमारत इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पर ना बहुत सारी इमारतें खोजी गई थी और जो चीजें मिली गई वहां पर, जो चीजें मिली थी हड़प्पा स्थल के आसपास, उसको हड़प्पा स्थल की चीजें बोली गई और हड़प्पा स्थल की इमारतें कहा गया, ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी, ये जो शहर थे, है ना, इनका निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, आरंभिक नगर यही नगर थे जिनका निर्माण 4700 साल पहले हुआ, राइट। चलिए, समझ में आ रहा है ना? आप लोग मुझे बताते चलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? क्वेश्चन है, बताइए, सुरक्षित रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, है ना, क्यों रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, या फिर नए भवन बनाए जाते हैं? वहां पर तोड़कर बहुत से लोग नए भवन भी बनाते हैं, ठीक है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। क्या क्या मिली हैं? पुरातत्वविद जो कि पुराने तत्वों की खोज करते हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे प्लेट आदि मिले हैं। देखियो, यहाँ से देख लो आप, ये जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ये जो पूरा दे रखा है ना, ये किसकी बात कर रहा है? ये हड़प्पा स्थल के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ध्यान से ये जो होते हैं ना टॉपिक्स, तो इनको ध्यान से पढ़ा करें आप। चलिए कोई नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो ये हड़प्पा स्थल है ना, वो कहाँ कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध प्रांत में मिले हैं। और भारत में कहाँ मिले हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं ये नगर। कौन से नगर, जो हड़प्पा स्थल के जो नगर थे, आसपास कौन से नगर थे वो मैं बताऊंगी आपको आगे। तो जितने भी स्थल जो मिले हैं हड़प्पा स्थल के, भारत में कहाँ मिले? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में मिले हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें देखनी है? जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी के लाल बर्तन कहाँ मिले हैं? हड़प्पा स्थल पर मिले हैं और उन बर्तनों पर काले रंग के चित्र बने हैं, ठीक है। लाल बर्तन पर कौन से चित्र बने? क्वेश्चन पूछा जाता है मिट्टी के लाल बर्तन पर किस तरह के रंग के चित्र बने हैं? तो काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के। और क्या क्या चीजें मिली हैं हड़प्पा स्थल से? और पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे मिले हैं, मनके मिले हैं, ताबे मिले हैं। मनके जैसे कि हार हो गए हमारे, ठीक है। मोहरे जैसे कि मोहरे जो आज हम मोहर लगाते हैं, ठीक है, वो अपने तरीके से बनाते थे मोहर, पत्थर की मोहर बना के, है ना। और ताबे के उपकरण भी मिले, यानी कि ताबे के जो मतलब के ताबे के जो सामान होते थे ना वो मिले हैं। और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। अब इनका प्रयोग क्या होता था? काले रंग के चित्र, मतलब जो मिट्टी के लाल बर्तन पर जो काले रंग के चित्र बने हैं, भाई वहां पर जो लोग रहते होंगे उन्होंने नक्काशी की होगी उस पर, ठीक है, उन पर चित्रकारी की होगी। और पत्थर के बाट क्यों मिले? भाई तौलने के काम आते होंगे, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ी होगी किसी सामान को तौलने के लिए, तो बाट बनाए उन्होंने, तो बाट मिले वहां पर। मोहरे मिली वहां पर, मनके मिले, भाई गहने पहनने के काम आते थे तो मनके बनाते थे वो। तांबे के उपकरण मिले वहां पर, ठीक है। तांबे के उपकरण मतलब कि औजार,
तांबे के उपकरण का मतलब होता है औजार। और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। भाई लंबे ब्लेड का जो प्रयोग करते थे वो इसलिए करते होंगे किसी सामान को काटने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए वो पत्थर के लंबे ब्लेड का प्रयोग करते होंगे, राइट। ये समझ में आया। हमने अभी देखा कि हड़प्पा स्थल जो मिले हैं वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में मिले हैं, और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में, यानी कि 4 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बाकी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, पीडीएफ के थ्रू भी मैं पढ़ाऊंगी, पीवाईक्यू भी लेके आऊंगी, प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगी। ठीक है, सॉल्व पेपर लेकर आऊंगी मैं इसका पूरा बना के अपने हाथों से खुद बाय सेल्फ बनाकर आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी आप इसमें मैं पढ़ा रही हूँ पूरे चैप्टर को, आप अच्छे से समझिए तो वहां पर आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, क्या थे इनका, बताइए। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, बताइए। इनकी विशेषताएं क्या थी, नगरों की विशेषताएं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इन नगरों की विशेषता के बारे में। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। ठीक है, प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। बिल्कुल, यहाँ से देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है, देखिए नगरों की जो विशेषताएं हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन चुका है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बना था यहाँ पर। ठीक है, ये मैं साथ के साथ बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे बना था। देखिए हड़प्पा स्थल के जो नगर थे ना, अभी हम हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा जो हमारा आरंभिक नगर बोला जाता है, जिसकी पहले खोज हुई थी, किसकी? हड़प्पा की। हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं और हड़प्पा की विशेषता के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। भाई क्यों किया गया था, क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी जो इन नगरों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था? और वो 2 हिस्से थे पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा। ठीक है, तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ऐसा क्यों भाई छोटा था और ऊंचाई पर बना था? रीजन था इसमें कुछ। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में बना था, ऐसा क्यों? ऐसा बोला जाता है जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था, यानी कि वहां पर राजा रहते थे, राजा रानी उनके, है ना, जो भी परिवार था वो रहता था, और लेकिन ऊंचाई पर बना था। बिल्कुल, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, वहां पर क्या थी? प्रजा रहती थी, है ना। तो ऑब्वियसली है कि वहां पर ज्यादा लोग होंगे, तो वो निचले इलाके में बना था। और वहां पर निचले इलाके में इसलिए भी बना था क्योंकि वहां पर जो भी है फसल उगाई जाती थी, जितने भी शिल्पकार थे, जो भी थे, अभी मैंने आपको बताया जैसे मिट्टी के लाल बर्तन देखने को मिले हैं, काले रंग के चित्र उन पर छपे हुए मिले हैं, पत्थर की बाट, मोहरे मन के, ये क्या थे? ये मनुष्य ने बनाए होंगे। तो ये काम कोई राजा के उसमें थोड़े ना होता होगा, ये निचले इलाके में प्रजा करती थी, आम आदमी, आम जनता करती थी। तो ये जो पूर्वी हिस्सा था ये आम जनता का हिस्सा था जो निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। ऊंचाई वाला हिस्सा कौन सा था? पश्चिमी भाग था जो ऊंचाई पर बना था, उसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ठीक है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। भाई पक्की ईंटों की ऐसे बनी थी, इतनी मजबूत थी, इतनी अच्छे से चिनाई की गई थी कि बहुत खूबसूरत दीवारें लगती थी और बहुत मजबूत थी। अभी तक वो दीवारें बहुत मजबूत रही, उस समय बनाई गई दीवारें अभी तक बहुत मजबूत बनी रही। ठीक है, कुछ नगरों की नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। क्वेश्चन बनता है, अब देखिए मोहनजोदड़ो आ गया, है ना। आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये क्या है, अलग अलग सभ्यता है क्या? ये मोहनजोदड़ो नगर है, हड़प्पा में ये नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये नगर है। और ये जो मोहनजोदड़ो है
ये जो मोहनजोदड़ो है, कुछ नगरों के नगरदुर्ग में खास इमारतें थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में एक तालाब बनाया गया था जिसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा था, महान स्नानागार कहा गया था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान स्नानागार कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया। मोहनजोदड़ो किसकी खास इमारत थी, नगर दुर्ग की इमारत थी। ठीक है, इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बना आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और बने हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बने हैं। एग्जामिनर कहीं अलग से लेकर नहीं आता, बुक से ही क्वेश्चंस बनाता है, पर बच्चे है ना, क्वेश्चन आने के बाद कहते हैं ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो आया नहीं था, कभी था ही नहीं बुक्स में। ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस बनाते हैं, बुक से ही बनाते हैं वो लोग क्वेश्चन। आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, मैंने भी एग्जाम दिए हुए हैं, हिस्ट्री क्वीन हूँ मैं। ठीक है, चलिए। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। भाई जब तालाब बनाया गया था ना, तो उसमें पानी का रिसाव ना हो, उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर क्या करते थे, चारकोल की परत चढ़ा देते थे। ठीक है, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ठीक है, अब इस तालाब में उतरने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी, चारों ओर क्या थे, कमरे बनाए गए थे। और इसमें भरने के लिए पानी कहाँ से लिया जाता था, कुएं से पानी लिया जाता था तालाब में भरने के लिए। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। वहां पर पुरातत्वविदों ने एक आइडिया लगाया कि शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब जैसे कोई पूजा पाठ होता था, कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ जो उनके विशेष अवसर होते थे, मतलब कुछ ऐसा महायज्ञ यज्ञ किया करते थे, कुछ भी ऐसा, दैट्स ऑल। तो वहां पर ना स्नान किया करते होंगे ये, जब कोई त्योहार आता होगा। ठीक है, उसी समय ये स्नान किया करते होंगे और फिर उसके बाद पानी खाली कर दिया जाता होगा। ठीक है, देखो इस ये जो मानचित्र थर्ड है, इसमें देखो दिया गया है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, उसी के आसपास क्या है, हड़प्पा। ठीक है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सब मैं बताऊंगी, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, सतकोतका, चनुद्रो, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, है ना। ये सब जो है आपकी, ये नगर हैं आपके। ठीक है, चलिए। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखिए चित्र दे रखा है इसमें ना, कालीबंगा और लोथल दे रखा है ना। कालीबंगा और लोथल, लोथल है गुजरात में और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ क्या क्या मिला है यहाँ पर, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। क्वेश्चंस बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो इस बात से अनुमान लगा लेते हैं पुरातत्वविद कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, चलिए। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में क्या मिले हैं, भंडार गृह भी मिले। भंडार गृह का क्या प्रयोग होता था, भंडार करके रखते थे ये, अनाजों का भंडार करके, सामानों का भंडार करके रखते थे कि बारिश के मौसम में उसका प्रयोग किया जा सके, या कोई ऐसी आपदा होती थी तो मतलब उसका प्रयोग किया जा सके। देखिए ये महान स्नानागार दिया गया, किस तरीके से बनाया है, देखो ये देखो, यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये पूछा जाता है कि महान स्नानागार में किसका प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और इस पर पानी के रिसाव के लिए क्या किया जाता था, चारकोल की परत चढ़ा दी जाती थी। ठीक है, जिससे पानी का रिसाव ना हो सके। ठीक है, और इसे स्नान करने के बाद इस पानी को खाली कर दिया जाता था। और इसमें पानी कहाँ से लाया जाता था, कुओं के द्वारा लाया जाता था। ठीक है, देखिए भवन, नाले और सड़कें। चलिए, हड़प्पा नगर में भवन, नाले और सड़कें कैसे होते थे। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। यहाँ पर जो नगर मिले हैं, उसमें जो घर मिले हैं, उसमें एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। क्वेश्चन बनता है कि घर के आंगन के किस तरफ कमरे बनाए जाते थे, चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, अधिकांश घरों में क्या मिला देखने को, स्नानघर भी मिला है और कुएं भी देखने को मिले हैं। देखिए इस तरीके से हड़प्पा के नगरों की चिनाई की जाती थी। ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके से चिनाई की जाती थी। मतलब बहुत सुंदर ईंटें, मजबूत ईंटें पाई गई हैं वहां पर।
हड़प्पा में कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। ये क्वेश्चन बनता है कि नालियों और सड़कों की जो नालियों से जोड़ दिया जाता था, किसको? घरों की नालियों को जोड़ दिया जाता था सड़कों की नालियों से। ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो नालियां, घरों की नालियां मिली हैं, उन नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। क्वेश्चन बना है ये, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। बिल्कुल, आज भी ऐसा ही होता है भाई। सीवर जो लगे होते हैं उसमें भी तो होल होता है, टाइम टाइम पर सफाई होती है। वैसे ही यहाँ पर नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर क्या होते थे? मेन होल होते थे, जिससे इनकी सफाई हो सके। ठीक है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ठीक है। एक साथ करते थे, ये नहीं कि पहले घर बना लिए, नाले बना लिए, सड़कें बना लिए। क्या करते थे? घर, नाले और सड़कों का जो निर्माण करते थे, बनाते थे, वो योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था वो कार्य। ठीक है। चलिए, अब नगरीय जीवन कैसा था हड़प्पा का? चलिए इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी उस समय, किस तरीके से कंपेयरिंग कर सकते हैं आज की लाइफ स्टाइल से, और हड़प्पा के नगरों की लाइफ स्टाइल कैसी थी? करिएगा। चलिए करते हैं। नगरीय जीवन कैसा था उस समय? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे होते रहते होंगे, ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी हुआ करते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो यहाँ के जो शासक थे, वो ना मतलब इमारतें बनाने में जुटे रहते थे, अच्छी अच्छी इमारतें बनाने में। और वो लोग क्या करते थे, ये क्या होते थे, शासक लोगों को दूर दूर तक भेजते थे और वहां से क्या करते थे, वहां से क्या करते थे, धातु और बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीजें मंगवाते थे। ठीक है। तो ये लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी चीजों को अपने पास रखते होंगे, तभी मंगवाते थे। ठीक है। और इन नगरों में क्या होते थे ना, देखो मोहरे भी मिली है। मैंने पहले अभी बताया था आपको, कुछ समय पहले बताया था अभी, कि मोहरे भी मिली हैं। मोहरे मिली हैं तो इससे अनुमान लगाया जाता था कि वहां पर नगरों में लिपिक भी रहते थे, है ना, जो लिखने का काम करते हैं वो भी रहते थे। ठीक है। क्योंकि वो चीजें बच नहीं पाई हैं, एक अनुमान लगाया जाता है जब मोहरे मिली हैं तो लिपिक भी रहते होंगे, शायद वो लिखते होंगे। ठीक है। चलिए, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। बिल्कुल सही बात है, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं, ये बिल्कुल जायज है कि ये लोग लंबी यात्राएं करते थे, क्योंकि वहां से जब दूर दूर की वस्तुएं वहां पर देखने को मिली हैं हड़प्पा स्थल पे, तो ये बहुत दूर दूर से लाई गई थी। अब दूर दूर से लाई गई थी तो ये यात्राएं भी लंबी यात्राएं करते थे। ठीक है। और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज के खिलौने मिले हैं, तो मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं वहां पर, राइट। और यहाँ पे शिल्पकार भी मिले हैं, लिपिक भी मिले हैं और इमारतों को बनाने वाले भी मिले हैं। ठीक है। मिस्त्री मिले हैं यहाँ पर। ठीक है। तो भाई इमारतें बनाई जाती थी तो वही मिस्त्री तो मिले होंगे ना, तभी तो इमारतें बनाई जाती थी। ठीक है। शिल्पकार मिले। शिल्पकारों में कौन, स्त्री और पुरुष दोनों थे, दोनों शिल्पकारी करते थे, स्त्री और पुरुष। ठीक है। जैसे मैंने बताया था, मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी करना,
अभी मैंने बताया था लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आते हैं सबसे ऊपर, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की इमारत है। चलिए देखिए, इसमें देखते हैं क्या है ये। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। देखो ये मोहर मिली है ना, ये दिख रही है ना, चिन्ह एक खास लिपि में है। देखो ये मोहर है और इस पर ये चिन्ह दे रखे हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये चिन्ह है, ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है हड़प्पा की ये देखो मोहर मिली है ना, इस पे देखो वो है, लिपिक ने वो किया हुआ है, इस पे चिन्ह मिले हैं, खास लिपि मिली है इस पे, और ये खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं हड़प्पा में देखने को, ठीक है। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरातत्वविद यही करते हैं कि जब ये चीजों को देखते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को, बड़ी चीजों को, तो उनसे एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा उस समय, ठीक है। चलिए, नए नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। हड़प्पा के नगरों से क्या क्या प्राप्त हुआ। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, देखिए यहाँ से लगा लीजिए, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी, ठीक है। अधिकतर पत्थर जो चीजें मिली हैं ना वहां पर हड़प्पा नगर में, जो चीजें मिली हैं वो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। देखिए इसमें किस किस का प्रयोग हुआ, बहुत चीजों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पत्थर का भी हुआ है, शंख का भी हुआ है, तांबे का हुआ है, कांसा भी था उस समय, सोना भी था, चांदी भी था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय तांबा, चांदी, सोना सबका प्रयोग किया जाता था इनका। कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे का प्रयोग क्यों होता था वहां पर, औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और सोने और चांदी का प्रयोग क्यों होता था, गहने और बर्तन बनाए जाते थे किससे, सोने और चांदी से, ठीक है। देखिए पत्थर के बाट को देखो, पत्थर के बाट किस तरीके से बनाए गए हैं। देखिए पत्थर के बाट को देखते हैं, ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन पाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल में जो बाट देखने को मिले हैं वो कौन से पत्थर से बनाए गए थे, चट पत्थर से बनाए गए थे, ठीक है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाय मनके, देखो मनके का मतलब क्या होता है, मनके का मतलब होता है गहने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, ठीक है। तो बाट को हमने पढ़ा, बाट कौन से पत्थर से बनाए गए थे, चट नामक पत्थर से बनाए गए थे। और मनके यानी कि मनके का मतलब होता है गहने, गहने किससे बनाए गए थे, कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे, ठीक है। चलो अब एक चीज और रह गई है इसमें, और क्या दे रखा है, देखो दाएं हाथ पर कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसमें इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखिए ये जो मूर्ति है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, कहाँ से मिली है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो कढ़ाईदार वस्त्र है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अब आप देख रहे हैं ना, ये जो व्यक्ति है मोहनजोदड़ो की, ये जो चित्रकारी इस पे की गई है ना, इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने ये खड़ा है ये मनुष्य, ठीक है, ठीक है। ये जो मूर्ति है ना उस पर क्या हो रखा है, कढ़ाईदार वस्त्र दिखाया गया है, यानी कि कढ़ाई की गई थी उस समय, वस्त्रों पर की जाती थी, ठीक है, इससे अनुमान लगाया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, राइट। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी मोहर बनाते थे, पत्थर की। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आयताकार मोहरें बनाई गई हैं उस पर किसके चित्र मिले हैं, जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मिट्टी के लाल बर्तन बनाते थे उस पर चित्रकारी करते थे, काले रंग से डिजाइन किया करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं।
संवत 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? 7000 साल पहले कपास की खेती शुरू हो गई थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले। मतलब कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े तो मिले हैं और चांदी का एक फूलदान है, उसके ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की जो वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है। तो पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत, यानी कि उस समय सूत कताई होने लगी थी। ठीक है। क्योंकि मेहरगढ़ में कपास का उत्पादन होने लगा, कपास की खेती होने लगी थी। कब? 7000 साल पहले। ठीक है। इसमें से अधिकांश वस्तु का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। बिल्कुल सही बात है। विशेषज्ञ वही होगा ना जो हर किसी एक चीज में पार्टिकुलर एक विशेषज्ञ होगा, कला होगी उसके अंदर, है ना, तो उसको विशेषज्ञ बोला जाता है। और वो किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रशिक्षण भी देता है। जैसे एक टीचर होता है, बच्चे को पढ़ाता है, तो टीचर हुआ, बच्चा क्या हुआ? स्टूडेंट हुआ। उसी तरीके से जब हम कोई चीज बनाते हैं, किसी चीज का आविष्कार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं ना, किसी चीज में विशेषज्ञ। और वो किसी चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण देता है लोगों को। ठीक है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है। प्रश्न 28 चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। अभी देखो मोहनजोदड़ो में मैंने एक मूर्ति दिखाई आपको, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए ये मोहनजोदड़ो की ये तस्वीर है ना, ये मूर्ति है, देखो कितने अच्छे से कलाकारी की है इसमें, किसी विशेषज्ञ ने ही की होगी, यानी कि उस समय विशेषज्ञ भी थे अच्छे। ठीक है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट बात है। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते थे, इस काम में दक्ष थे। ठीक है। अभी देखो हमने फेंस के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे देखिए पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है। यानी कि ये जो पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी जो तकलियां थी वो सूत कताई का संकेत देती हैं। अब फेंस के बारे में पढ़ेंगे। फेंस क्या था? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पत्थर और शंख तो प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं ना, ये बनाए थोड़ी नहीं जाते हैं पत्थर। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेंस जो है ना, फेंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेंस प्राकृतिक है या कृत्रिम तौर से बनाया जाता है। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य उसको तैयार करता है। ठीक है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कितनी मजेदार बात है, देखिए कितना अच्छा चीज है। ठीक है। देखिए फेंस में कितनी अच्छी बात की गई है। पत्थर और शंख तो प्राकृतिक तौर पे मिलते थे, लेकिन फेंस को मनुष्य खुद बनाता था, इसलिए इसको कृत्रिम रूप दिया गया। ठीक है। इसमें किसका प्रयोग होता था? बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण का प्रयोग होता था। उस चूर्ण को बनाकर बारीक बारीक बुरादा करके उसको गोंद में मिलाते थे और फिर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उससे मिलाकर, गोंद में मिलाकर उस चूर्ण को फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर जब वस्तुएं बना ली जाती थी, तो वस्तु बनाने के बाद फिर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और चिकनी परत के रंग प्राय कैसे होते थे? जो परत चढ़ाई जाती थी ना, वो नीले हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है। और फेंस किसके काम आता था? फेंस मन के बनाए जाते थे। फेंस से चूड़ियां बनाई जाती थी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है। बड़े शानदार बनते होंगे ये। ठीक है। कच्चे माल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कच्चे माल की खोज में। ठीक है। कच्चा माल। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के ऐसा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। फिर इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें
वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब क्या होता है? आयात मतलब होता है किसी देश या विदेश से सामान को मंगवाना, और निर्यात निर्यात का मतलब होता है भेजना। आयात का मतलब होता है वहां से किसी चीज को लाना। ठीक है। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, धातु के ऐसे हो गए जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे हमारा कोयला हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी इनसे। ठीक है। अब जैसे कि किसानों द्वारा कपास उगाया जाता था, तो कपास को कच्चा माल कहते हैं। जब हम उगाते हैं, मतलब जब किसान जब खेती में कपास उगाता है तो उसको क्या कहते हैं? कच्चा माल कहते हैं। वो एक तरीके से कच्चा होता है। जब उसकी धुनाई बुनाई की जाती है, फिर उसको कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीजें मिली देखी हैं वहां पर, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, ये वहां पर नहीं थी। ये बहुमूल्य चीजें जो है ना, बाहर से ये लोग आयात करते थे। ठीक है। कच्चे माल की खोज में भी ये निकलते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? मैंने अभी पीछे पॉइंट बताया आपको कि लोग तांबे, सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों का मतलब जो प्रयोग करते थे तो ये बाहर से आयात करते थे, बाहर से मंगाते थे। तो उसमें तांबे की बात कही गई है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात जो करते थे ना, तांबा जो मंगाते थे वो राजस्थान, आज के राजस्थान से मंगाते थे। ठीक है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिम एशियाई देश है ना एक ओमान, वहां से भी आयात किया जाता था। भारत में राजस्थान से किया जाता था। ठीक है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए, जब हम कांसा बनाते हैं ना, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाती थी एक धातु, जिसको हम बोलते हैं टिन। ठीक है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ एक धातु मिलाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? टिन धातु मिलाई जाती है। तो टिन धातु, ये कांसा बनाने के लिए टिन धातु का प्रयोग करते थे, तो इनके पास नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से इस चीज को मंगवाते थे, टिन धातु को मंगवाते थे। इस प्रकार से कांसे का प्रयोग करते थे, कांसे को बनाते थे टिन को मिलाकर। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखो, तांबे का हमने कर लिया, तांबे का प्रयोग कहाँ से करते थे आयात? ये राजस्थान से करते थे। और अगर देश की बात की जाए तो ओमान से करते थे। ठीक है। कांसे को बनाने के लिए टिन का प्रयोग करते थे, तो ये आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे टिन को। और सोने का आयात जो हमारे भारत में आधुनिक कर्नाटक है वहां से मंगवाते थे सोने का आयात। और जो बहुमूल्य पत्थर होते थे, जिनका प्रयोग ये ब्लेड बनाने के लिए करते थे, मैंने पढ़ाया था ना पीछे, बहुमूल्य पत्थर का प्रयोग करते थे, ये आयात करते थे, तो गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस तरीके से मैंने बताया तांबे का प्रयोग और कांसे का प्रयोग और आपका ये सोने का प्रयोग। इस तरीके से मैंने बताया कि ये कहाँ कहाँ से मंगाए जाते थे। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई? चलिए देखिए, ये दे रखा है ना, ये देखिए, ये गाड़ी दे रखी है एक छोटी, और एक खिलौना दे रखा है ना, खिलौना एक गाड़ी की तरह एक खिलौना दे रखा है। ठीक है। और ये एक मोहर दे रखी है, ये ये एक मोहर दे रखी है। ठीक है। और ये देखो गाड़ी जैसा एक खिलौना दे रखा है। ठीक है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, बिल्कुल सही बात है। अब तक हमने पढ़ा कि वो क्या आयात करते थे, किन चीजों को वो बाहर से मंगाकर उनका प्रयोग करते थे। ठीक है। कौन सी चीजें वो भारत से मंगाते थे, कौन सी चीजें वो अलग देशों से मंगवाते थे। अब हम बात करेंगे कि नगरों में जो रहने वाले लोग थे, भाई कुछ तो खाते होंगे ना, भोजन करते होंगे, तो भोजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का क्या मतलब, किस तरह का भोजन वो प्रयोग करते थे। ठीक है, उपयोग में लाते थे।
लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ठीक है। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। बिल्कुल सही बात है। नगरों के अलावा लोग गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे, जो किसान और चरवाहे थे ना, चरवाहे किसको बोलते हैं, जो जानवरों को पालते हैं। ठीक है। और वो ही क्या करते थे, किसान और चरवाहे, जो शहरों में जो लोग रहते थे, शासक रहते थे, जैसे राजा थे, लेखक थे, दस्तकार थे, है ना, शिल्पकार थे, उनको खाने के लिए भोजन देते थे। और पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा के लोग क्या उगाते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाने लगे थे। ठीक है। ये उनका भोजन था। ठीक है। और गांव के लोग भी शहरों में क्या करते थे, सामान पहुंचाते थे, किस किस के लिए, शासकों के लिए, लेखकों के लिए। शिल्पकार थे जो बर्तन बनाते थे, पत्थर के ब्लेड बनाते थे, मनके बनाते थे, औजार बनाते थे, उनको खाने के लिए वो सामान देते थे शहरों में। ठीक है। चलिए, अब हम जमीन की जुताई के हल का प्रयोग, एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हल नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। मतलब इन्होंने एक बात कही है कि भोजन तो उगाते थे, तो भोजन के लिए, ये उगाने के लिए भाई जुताई भी, खेतों की जुताई भी होती होगी, और जुताई के लिए हल का प्रयोग भी होता होगा। तो हल जो था, देखिए यहाँ पर ये हल दिया गया है, ये दिख रहा है ना, ये हल दिया गया है। ठीक है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। चलिए, ठीक है, हमें नहीं पता है कि यही प्रथा हड़प्पा में थी, हड़प्पा में भी मिली है। जो जो ज्यादातर किसान पुरुष होते थे वो हल चलाते थे, क्या ये था ऐसा हड़प्पा में। चलिए पढ़ते हैं। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि हल का प्रयोग होता होगा। ठीक है। तो और अगर वो सिंचाई के लिए, वहां पे ना पानी की थोड़ी सी कमी थी, मतलब बारिश कम हुआ करती थी उस समय, तो सिंचाई के लिए लोगों ने क्या किया था, एक तरीके अपनाए थे, पानी को स्टोर करके रखते थे। संचय मतलब होता है स्टोर, स्टोर करके रखते थे, और जरूरत पड़ने पर फसलों की क्या करते थे, सिंचाई करते थे, पानी लगाते थे फसलों में। ठीक है। जिससे फसल अच्छी बनती थी। ठीक है। तो नेक्स्ट और क्या दे रखा है इसमें, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। देखिए, हमने अभी टॉपिक्स क्या लिया था, पॉइंट क्या था हमारा, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे, गेहूं, जो दालें, मटर, धान, तेल, सरसों का उगाने लगे थे। ठीक है। और साथ साथ में वो जानवरों को भी पालने लगे थे, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, इनको भी पालते थे। और तालाब भी हुआ करते थे, चारागाह होते थे वहां पे। ठीक है। और क्या करते थे, जब सूखा पड़ता था ना, सूखे के महीनों में, तब मवेशी, मवेशी में होता है जानवर। ठीक है। जैसे गाय, भैंस, है ना, बकरियां, भेड़, तो इनको झुंडों झुंडों को चारा पानी की तलाश में, जब इनके जो झुंड हुआ करते थे, तो चारा पानी की जरूरत तो पड़ेगी भाई इनको, तो तलाश में दूर दूर तक चले जाते थे। ठीक है। और ये फलों में किसको इकट्ठा करते थे, बेर, बेर को, बेर लगते थे। ये मतलब प्राकृतिक है, अपने आप उगता था। बेर आपने देखे होंगे, अब तो जगह जगह पर काट दिए जाते हैं, पहले बहुत उगते थे जगह जगह पर। तो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे ये, है ना, और मछलियां पकड़ते थे, भाई इनको बनाकर पकाकर खाते होंगे। और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। कहने का मतलब था, हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाजों के साथ साथ, यानी कि मछलियां भी पकड़ते थे, और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे, और फलों में बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, राइट। अब आते हैं हम गुजरात में। अब हम गुजरात की बात करेंगे। हमने पिछले पिछले इसमें अभी हमने पढ़ा था गुजरात के बारे में।
ठीक है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन जो स्थल है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पर, कच्छ कक्ष के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा क्या है, एक हड़प्पा कालीन स्थल है। क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल है। बनता है सवाल, गुजरात में जो धोलावीरा है वो हड़प्पा कालीन स्थल है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे ना वो 2 भागों में विभक्त थे। पहले मैंने आपको बताया था ना, पूर्व और पश्चिम में, और वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। देखो, एक क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो हड़प्पा जो सब वो देखा गया, मोहनजोदड़ो जो इमारत देखी गई है वहां पर उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था, पूर्व और पश्चिम में। ठीक है, और धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यानी किसकी बनाई गई थी, पत्थर की बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। यानी कि हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा, यानी कि पत्थरों में नक्काशी करके उनको खुदा पाया गया है। किसने ये पाया गया है, किसको मिला है ये, पुरातत्वविदों को। ठीक है, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। किसमें जड़ा गया था, लकड़ी में। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर बनाए जाते थे। देखिए, इसमें ये बोला गया है, यहाँ पर एक अनोखी बात देखने को मिली है, क्योंकि हड़प्पा में अभी हमने पीछे पढ़ा कि हड़प्पा के जो लेख थे वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। हड़प्पा के जो लेख थे, जो लेख मोहर थे, वो छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिला, पत्थरों में खुदा पाया गया है। यहाँ पर लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को किसमें पाया गया, पत्थरों पर खुदा पाया गया है। ठीक है, ये खास बात थी यहाँ। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है, कहने की बात है, आप देख सकते हैं गुजरात की खंभात की खाड़ी आपने बहुत पढ़ा होगा इसमें। ठीक है, तो वहां पर एक साबरमती एक नदी है, उसके किनारे है ये एक लोथन नगर। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था धोलावीरा के बारे में। ठीक है, धोलावीरा के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर कि मतलब पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी। यहाँ पर पत्थरों से दीवारें बनाई गई थी और इसके सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, है ना, आने जाने के लिए, बाहर आने जाने के लिए। और यहाँ पर क्या है ना, बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था धोलावीरा के बारे में। अब ये पॉइंट नंबर 1 था धोलावीरा, गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल था धोलावीरा। अब गुजरात में ही हम एक और नगर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लोथल। ठीक है, ये रहा, देखिए लोथल। इस लोथल के बारे में बात करूंगी। अभी धोलावीरा के बारे में बात की, अब करेंगे हम लोथल के बारे में। ठीक है, लोथल के बारे में बात करते हैं हम। एक मिनट, ये ना लोथल, लोथल नगर। लोथल नगर क्यों प्रमुख था, क्यों फेमस था ये, क्यों इसकी बात की गई है, गुजरात के लोथल की बात क्यों कही गई है, चलिए देखते हैं हम। कहाँ पर बसा था ये, गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलने वाली एक साबरमती की एक उपनदी थी, उसके किनारे एक लोथल नगर बसा हुआ था। ठीक है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था, वहां पत्थर मिलता था। भाई ऑब्वियसली सी बात है कि वहां से पत्थर कहाँ आता था, हड़प्पा स्थल पर आता होगा। ठीक है, यह पत्थरों, शंकुओं और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। मैंने अभी पीछे पढ़ाया था ना आपको, मोहन जो हड़प्पा, लोथल और वो सॉरी ये लोथल और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसमें भंडार गृह मिले हैं। इसमें देखिए लोथल में भंडार गृह मिले हैं। यहाँ पर लोग क्या करते थे, भंडार गृह में भी अनाजों को भंडार करके रखते थे। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। इस भंडार गृह से क्या क्या मिला है, मोहरें मिली हैं
और मुद्रांकन का मतलब होता है मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिली है, गीली मिट्टी करके और दबा के मोहरें बनाई जाती होंगी, वो मिला है यहाँ पर। लोथल का बंदरगाह, ये बंदरगाह था, लोथल क्या था, एक बंदरगाह। ये है बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता उतारा जाता होगा। ठीक है, ये एक लोथल, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि ये जो लोथल है ना बंदरगाह था। ठीक है, बड़ा तालाब लोथल का एक बंदरगाह रहा होगा। ये जो एक तालाब दिखाई दे रहा है ना, ये ये लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जैसे आज की डेट में बोलते हैं एयरपोर्ट। ठीक है, वहां समुद्र के रास्ते जब नावें चलती होंगी ना तो वहां रुकती होंगी। अब वहां पर ही जब नावें रुकती होंगी तो माल को उतारा और चढ़ाया जाता होगा। ठीक है, ये अनुमान लगाया है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। क्या क्या मिला है लोथल में? पत्थर के टुकड़े मिले हैं और मनके मिले हैं, मनके बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, औजार जिसको बोलते हैं, और तैयार मनके भी मिले हैं, यानी कि गहने, तैयार गहने भी मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चित्रित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये लोग क्या करते थे पता है, जब कहीं सामान को भेजते थे ना, ये जैसे आना जाना सामान का होता हुआ, आयात निर्यात होता हुआ सामान का, तो ये क्या करते होंगे ना, सामान से भरे जैसे डिब्बे हो गए, थैले हो गए, तो उन पर क्या करते थे ना, एक मिट्टी लगाकर थैलों को बंद करके उनके बाद उनका जो मुंह होता था ना, मुंह पर गीली मिट्टी पोत देते थे। जैसे अगर कोई खोलेगा तो पता चल जाएगा कि सामान निकाला गया है। तो जो थैले का मुंह होता था ना, मुंह के ऊपर मिट्टी लगाकर पोत कर और मुहर लगाई जाती थी, उस पर गीली मिट्टी पर मुहर लगा दी जाती थी। तो मुहर की जो छाप होती थी ना, वो छाप बन जाती थी जो मुहर लगाई जाती थी, और उस मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहा जाता था, मुद्रांकन कहा जाता था। ठीक है, मुद्रा पर अंकन करना, यानी कि मिट्टी पर इस तरीके से छाप बना दी जाती थी, इससे पता चलता था कि इस पर मुहर लगी गई है। अगर वो मुहर बीच रास्ते में हट जाती थी या हटा दी जाती थी तो दूसरे राजा तक, दूसरे शहर में, विदेश में पहुंचने पर ये अनुमान लगाया जाता था, देश विदेश, कि इससे सामान निकाला गया है। अगर वो साबित रहती थी तो पता लगाया जाता था कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सामान नहीं निकाला गया। ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आयात और निर्यात किया करते थे। ठीक है, और आज की डेट में तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आज तो है ही नहीं भाई, कुरियर की फैसिलिटीज है ना, तो लेन देन हो जाता है, घर बैठे हो जाता है, फ्लिपकार्ट है, आपका ब्लैंकेट है, ये सब है। ठीक है, तो आज की डेट में और पहले के समय में बहुत कुछ अंतर हो गया है। ठीक है, तो आजकल तो सामान का आयात और निर्यात अलग तरीके से ही किया जाता है। ठीक है, आपको पता ही है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इस तरीके से आजकल तो बहुत ही कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। चलिए, सभ्यता के अंत का रहस्य, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी क्लासेस बाकी बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगी। भाई, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी छोटे बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं इस क्लास को, वो भी शेयर करें। और जो बच्चे हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट हो गया, सीटेट हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, ऑल टीचिंग एग्जाम्स हो गए, उनके लिए भी बेस्ट है, और बाकी जीके जीएस की दृष्टि से भी बेस्ट है एनसीईआरटी पढ़ना। यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी बेस्ट है एनसीईआरटी पढ़ना। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अपना बेसिक क्लियर करेंगे, तभी तो हाई लेवल पर जा पाएंगे। एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा भाई, आप फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे तभी तो आप 10th में आएंगे ना। डायरेक्ट आपको 10th में पढ़ा दिया जाएगा, है ना। आपको बोर्ड एग्जाम आप पास कर लेंगे, पास कर ही नहीं सकते ना जब तक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं पढ़ेंगे।
ऑब्वियसली सी बात है, जब तक आप बेसिक नहीं कंप्लीट करेंगे ना एनसीईआरटी, तब तक आप अच्छे से कैसे एग्जाम दे पाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, चाहे मुझसे पढ़े, मेरी हेल्प लें, या आप अपनी बुक्स लेकर पढ़ सकते हैं। अब मैं तो बस ये कहूँगी कि आप मेरे क्लास की भी हेल्प लेकर, बुक्स की भी हेल्प लें, अच्छे से पढ़ें, इसको तैयार करें, ठीक है। मेरी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3000 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे, ठीक है। तो क्या था कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब इतने बदलाव ऐसे एकदम से कैसे देखने को मिले, ठीक है। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है किसी को, भाई कैसे हो गया ये, ठीक है। ये बात जो बदलाव देखने को मिले वो 3900 साल पहले देखने को मिले। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागार और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, आइए इधर आइए, हट गया। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेते हैं, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। देखिए सभ्यता का जो अंत था ना, 3900 साल पहले इसका बदलाव देखने को मिलता है। तो कुछ लोगों का जो यहाँ पर चीजें विकसित हुई थी, जैसे मोहर था, लेखन था, बाटों का प्रयोग था, और फसल उगाई जाती थी, मवेशियों को पाला जाता था, जानवरों को, ठीक है। तो ये सब कुछ नष्ट होते चले गए धीरे धीरे, ठीक है। एक अच्छी सी जल निकास प्रणाली थी, है ना। मैंने आपको पढ़ाया कि एक जल निकासी थी, घर की जो जल निकासी थी, एक बड़े उसमें नाली में मिल जाती थी। बहुत अच्छी तरीके से जो उन्होंने निर्माण किया था, वो सब विनाश हो गया था। तो कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि नदियां सूख गई होंगी, भाई पानी खत्म हो गया होगा, भाई मवेशियों के लिए पानी नहीं बचा होगा, लोग इधर उधर चले गए होंगे, जंगलों का विनाश हुआ हुआ, क्योंकि ईंटें लाई गई होंगी इमारतें बनाने के लिए। भाई जब ईंटें पकाई जाएंगी तो फिर लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो लकड़ी की, तो फिर इस तरीके से जंगलों का विनाश हुआ होगा। तो कुछ इलाकों में बाढ़ आई होगी। तो इस तरीके से कुछ लोग बाढ़ का रीजन देते हैं कि बाढ़ इसका एक ऐसा कारण था जिससे कि सभ्यता नष्ट हुई होगी। जैसे बाढ़ हो गया, नदियां सूख गई, या फिर जंगलों का विनाश हो गया। ये कुछ कारण थे जो कि मतलब विद्वानों ने एक आइडिया लगा के बताया है, पुरातत्वविदों ने खोज कर बताया कि ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है। लेकिन क्या सारे जगह पर एक जैसी घटनाएं घटी होंगी, ऐसा तो कहना एक मुश्किल है। इस पर अभी चल रहा है रिसर्च, ठीक है। और आधुनिक पाकिस्तान में जैसे कि सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई, ठीक है, जहां पर हड़प्पा स्थल देखने को मिले, वहां भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो क्या करा लोगों ने, झुग्गीनुमा घर बनाने लगे, लोग छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा आज की क्लास में, हड़प्पा सभ्यता का विकास से लेकर और अंत तक पढ़ा। आज हमने इस चैप्टर 3 में, यानी कि आरंभिक नगर, यानी कि इन द अर्लीस्ट सिटीज के बारे में आज हमने पढ़ा। किस तरीके से नगर का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, आरंभिक नगरों का, और किस तरीके से इनका अंत हुआ, ठीक है। तो आइए कुछ अन्यत्र और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, ठीक है। बिल्कुल वहां पर मिस्र का जो स्थान है रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना गया। पिरामिड कहाँ देखने को मिलते हैं? मिस्र में। क्वेश्चंस बनता है, पिरामिड कहाँ देखने को मिलते हैं? मकबरे, बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना गया, ठीक है। राजाओं के मरने पर, देखिए ये क्वेश्चंस बनता है, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। जो राजाओं के शव होते थे ना, तो ये क्या करते थे, मरने पर उनके जो शव होते थे ना,
उनके शवों को पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मम्मी। मम्मी कहा जाता था। ये क्वेश्चंस बनता है। पिरामिड में जिन शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, वस्त्र, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सबके साथ उनके सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। मतलब ये सब ना उनका एक अनुमान था कि वहां पर मरने के बाद भी ना ये लोग इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो उनके साथ गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार सब कुछ रखा जाता था। जानवर तक भी शामिल किए जाते थे। और उनके जो राजाओं की सेवक सेविकाएं होते थे, उनको भी साथ में दफना दिया जाता था। देखिए कितना अजीब सा लगता है ना ये सुनकर। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कहने की बात है, देखिए धन दौलत तो खर्च किया ही जाता था, मतलब कि मनुष्य को भी मनुष्य के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, कितनी मतलब किसी की जान की कीमत ही नहीं समझी जाती है। मतलब सेवक सेविकाओं उनको भी दफना दिया जाता था। ठीक है, तो बाकी जगहों को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी शवों को दफनाने के लिए। ठीक है, देखिए कितने कॉस्टली पिरामिड बनाए जाते थे। ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना, ये कितने कॉस्टली होते थे। काफी कुछ इनमें धन संपदा खर्च होती होगी इनको बनाने में, ऐसे थोड़ी ना बन जाते। तो इसीलिए यहाँ पर काफी धन दौलत खर्च की जाती थी। अब देखिए, नगर उपयोगी शब्द है। नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल सिंचाई, इनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? जैसे राजस्थान से। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? तांबा कहाँ से मिलाया जाता था? राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। ठीक है, और टिन अफगानिस्तान से। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर ये देखिए गुजरात से। तो इस तरीके से जो है ना, आपके ये सब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो हमने पीछे पीछे पढ़कर आ चुके हैं वही सब दिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई थी? 7,000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का नगर का आरंभ कब हुआ था? 4,700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? 3,900 साल पहले। और अन्य नगरों का जो विकास हुआ था वो कब से शुरू हुआ था? 2500 साल पहले शुरू हो गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों का अंत हुआ था 3,900 साल पहले। भाई अंत होते हुए फिर नगरों का फिर विकास डेवलपमेंट होता है, वो कब हुआ था? 2500 साल पहले। ये जो हड़प्पा के जो नगर थे ना, उनका डेवलपमेंट कब शुरू होना हुआ था? शुरू 2500 साल पहले। और हड़प्पा के नगरों का अंत कब हुआ था? 3,900 साल पहले। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई थी? 7,000 साल पहले। ठीक है, और नगरों का आरंभ कब हुआ था? आरंभ कब हुआ था? 4,700 साल पहले। ठीक है, चलिए आज हमने ये एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट किया। तो प्लीज आप लोग अपने लक्ष्य पर बने रहें और तैयारी करते रहें मेहनत से, जी जान लगाकर। ठीक है, किसी और चीज पर ध्यान ना दीजिएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। जो भी एग्जाम हो वो आपका एग्जाम, मैं तो ये कहती हूँ, गॉड से प्रे करती हूँ कि आपकी एक सीट पक्की हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, जीआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। ठीक है, इन सभी के लिए मस्ट है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और मैम का भी प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, मैम का सपोर्ट आप करेंगे तभी तो मैम आपके लिए भी कुछ कर पाएंगी ना। और इस चैप्टर के बाद मैं आपको 6 to 12 तक पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाद मैं पीवाईक्यू लेकर आऊंगी, प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी, सॉल्व पेपर भी लेकर आऊंगी। 6 क्लास के बच्चों के लिए मैं सॉल्व पेपर भी लेकर आऊंगी, किस तरीके से सॉल्व पेपर बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मैम को, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो क्लास को बाकी बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, और मिलते हैं डेली डेली की तरह 5 PM, इवनिंग 5 PM में क्लास होती है। डेली की तरह मिलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर।